अब इन नदियों में आपने देखा कि सिंधु का उद्गम स्थान कहाँ है, तो यह तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। तिब्बत का यह मानसरोवर झील तिब्बत के कैलाश पर्वतमाला पे स्थित है। तो ये आपने देखा कि सिंधु नदी को आपने समझा। अब इधर देखें कि अब आगे पढ़ते हैं कि ये क्या कह रहा है कि कहा कि मानचित्र में सिंधु की सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करें। सहायक नदियां उन्हें कहते हैं, बिल्कुल ये ध्यान दें, सहायक नदी किसे, सहायक नदी उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी से मिल जाती हैं। वो सीधे किसी सागर में नहीं मिलती, वह नदी में मिल जाती है उस किसी बड़ी नदी से, उससे सहायक नदी। जैसे आपने देखा कि सिंधु नदी से पूरब की तरफ से झेलम, चिनाब, रावी और सतलज सिंधु नदी में मिल जाती हैं, इसलिए इसे सिंधु की सहायक नदी कहते हैं। पश्चिम की तरफ से काबुल आकर सिंधु में मिल जाती है, तो काबुल नदी सिंधु की सहायक नदी है। ये मैप में आपने देखा था। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। ये अब कह रहा है कि लगभग आज से 4700 वर्ष पूर्व इस नदी घाटी में, यानी सिंधु नदी, झेलम नदी, चिनाब नदी, रावी, सतलज और ब्यास नदी, काबुल नदी के क्षेत्रों में लगभग 4700 वर्ष पूर्व जो है कुछ नगर विकसित हुए, डेवलप हुए, पल्लवित हुए, पुष्पित हुए। अब इसका विकास, इन नगरों का विकास लगभग आज से 2500 वर्ष पूर्व पूर्ण रूप से दिखाई देता है। क्लियर हुआ? ये सबसे पहले नगर कहाँ दिखाई दिए, तो सिंधु घाटी नदी के क्षेत्र में, और ये धीरे धीरे विकसित हुए और ये पूरी तरह से डेवलप रूप में कब हमें दिखाई देते हैं, तो 2500 वर्ष पूर्व में दिखाई देते हैं। गंगा तथा इसकी सहायक नदी, अब देखें कि ये तो समझ लिया सिंधु नदी। अब गंगा नदी के विषय में समझेंगे कि गंगा तथा उसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। गंगा के दक्षिण में इन्हीं दिनों नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, वर्तमान में बिहार के नाम से जाना जाता था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और इन्होंने एक विशाल राज्य की स्थापना किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ये राज्य की स्थापना की गई थी। अब देखेंगे कि फिर हम मैप को देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। ये मैप है और ये नदी है गंगा नदी। तो गंगा नदी, गंगा, और ये नदी है सोन। देख रहे हैं, ये सोन नदी भी कहाँ से निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। देखा था आपने, अमरकंटक की पहाड़ी से, ये पूरा क्षेत्र अमरकंटक की पहाड़ी का है। अमरकंटक की पहाड़ी से एक नर्मदा निकली जो कि जाकर पश्चिमी घाट में गिरती है। सोन नर्मदा अमरकंटक से निकलकर पूरब की तरफ बढ़ जाती है और यह गंगा नदी में देखें पटना के पास आकर मिलती है। सोन और गंगा वाले इस एरिया में एक गंगा के उत्तर में और गंगा का दक्षिण है। तो गंगा के दक्षिण वाले हिस्से में जो है एक राज्य का विकास हुआ जिसे हम मगध साम्राज्य कहते हैं। ये साम्राज्य काफी शक्तिशाली हुआ और लगभग इसने कई सारे क्षेत्रों को जीतकर एक विशाल राज्य की स्थापना की। यही क्षेत्र मगध का है। गंगा और सोन के संगम पर यह क्षेत्र बसा हुआ था। तो अब समझ गए गंगा कहाँ है और सोन कहाँ है, इसका भी पता आपने लगाया। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे पर्वतमालाओं, पहाड़ियों, रेगिस्तानों, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी, फिर भी यात्रा करने के लिए असंभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्र पर विजय हासिल करने के लिए जाती थीं। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाजों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाहत, उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्रियों से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिलता था। यानी कि प्राचीन काल में एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में लोग यात्राएं करते थे और इन्हीं यात्राओं के माध्यम से हम प्राचीन काल में एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की भाषा, बोली,
रहन सहन, भोजन, वस्त्र आदि की जानकारी प्राप्त करते थे। उनके ज्ञानों से भी हम ज्ञान प्राप्त करते थे। एक बार फिर से मानचित्र को देखो, कहता है कि एक बार फिर से मानचित्र देखो। पहाड़ियों, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप के प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके। वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके तथा गहरे समुद्र को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। अब ये कहता है कि हमारी प्राकृतिक बाउंड्री भी काफी मजबूत है, जिसे आप आसानी से पार नहीं कर सकते हैं। उसके बावजूद भी बाहर से हमारे देश में कई लोग आए, कई संस्कृतियों के लोग आए, कई रहन सहन वाले लोग आए और हमारी संस्कृति और उनकी संस्कृति एक हो गई। वो भारत में के होकर रह गए, हम उनकी संस्कृति भी भारतीय संस्कृति में समाहित हो गई कि कई सौ वर्ष से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने, यहाँ तक कि भोजन बनाने के लिए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे। यानी एक क्षेत्र से जब दूसरे क्षेत्र में जाने का कई सारे कारण होते थे। जैसे लोग व्यापारिक कार्यों के लिए, जैसे कई लोग अपनी इच्छावश, अपने उत्कंठावश एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र को पता लगाने के लिए, वहाँ की जलवायु को जानने के लिए, वहाँ के कल्चर को जानने के लिए भी यात्राएं करते थे। सन्यासी अपने विचारों के, धर्मगुरु सन्यासी जो थे, अपने विचारों को गांव-गांव तक घूमकर फैलाते थे। ये व्यापारी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में व्यापार करने के लिए आते थे। इसी तरह से एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र का जो है लगाव बढ़ता जाता था और एक दूसरे से कुछ न कुछ ज्ञान हासिल करते थे। अब देखें कि एक टॉपिक है इसमें कि देश का नाम यानी भारत का नाम कैसे पड़ा भारत। तो अब देखें यहाँ कि अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला हुआ है। जैसे जो अंग्रेजी नाम है भारत का, यह इंडिया है और हमारे संविधान में कहीं भी भारत जैसे शब्द का प्रयोग नामात्र सा है, नहीं है। ये भारत को यूनियन ऑफ स्टेट कहते हैं, ठीक है। और इंडिया इज द इंडिया, इसको किस शब्द से प्रयोग किया गया? इंडिया इज द यूनियन ऑफ स्टेट। भारत एक संघों का देश है। तो देखें तो इंडिया शब्द कैसे बना। तो ये जो नदी है सिंधु, जो आपने देखा कि सिंधु नदी भारत के उत्तर पश्चिम हिस्सों में बह रही थी। भारत के उत्तर पश्चिम हिस्से में आपने देखा कि झेलम, चिनाब, रावी, सतलज और ब्यास इसकी पूरब से सहायक नदियां थी। एक नदी काबुल थी जो पश्चिमी हिस्से से इसकी सहायक नदी थी। तो सिंधु नदी को के नाम पर ही भारत का नाम इंडिया पड़ा। सिंध को जो लोग यूनानी और ईरानी जो लोग थे, यह इंदु कहने लगे। इंदु से फिर इंडस कहने लगे और इंडस से इंडस नदी को इंडस कहने लगे और धीरे धीरे सिंधु को इंडस कहते कहते इस क्षेत्र को इंडिया कहने लगे। आपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ, कहाँ के लोग कहते थे इसे इंडिया? ईरान और यूनान के लोगों ने इसे इंडिया कहा। लगभग 100 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। भारत का नाम प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के रूप में किया जाने लगा। बात आप समझे कि भारत का नाम जो है सिंधु नदी के नाम पर ही पड़ा। पहले ईरानियों और यूनानियों ने इसे इंडिया शब्द इंडस शब्द से बना है। ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु नदी को इंडस कहा और इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को इंडियन या इस क्षेत्र को इंडिया कहा। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को इंदोस और इस क्षेत्र के पूरब में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहकर पुकारा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था।
अब उत्तर पश्चिम में एक कबीलाई समूह रहता था जिसे हम भरत कबीला कहते थे, और इस समूह का उल्लेख संस्कृत ऋग्वेद में है। संस्कृत की प्राचीनतम पुस्तक या इस विश्व की प्राचीनतम पुस्तक ऋग्वेद को मानते हैं, और इसी ऋग्वेद में यह उल्लेख है कि भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में एक भरत नाम का कबीला रहता था, और इसी कबीले के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। अब देखें, एक प्रश्न अब ये है, अभी तक हमने ये समझा कि मनुष्य रहते कहाँ थे, हम कैसे पता करेंगे, ठीक है, भारत का नाम भारत कैसे पड़ा, किन किन क्षेत्रों में मनुष्य रहता था, ये सभी ज्ञान को हम लोगों ने यहाँ प्राप्त किया। यानी कि कैसे पता लगाएंगे कि अतीत कल घटना क्या हुई थी, तो ये हम जाने। अगली टॉपिक में हमने देखा अतीत के बारे में हम क्या क्या जान सकते हैं। तो हमने देखा कि अतीत के विषय में हम अतीत के मनुष्यों द्वारा किए गए कार्य, जैसे कि खाद्य संग्रह, शिकार, उनके द्वारा उनके ज्ञान, विज्ञान, भोजन, वस्त्र, आवास, खेल, धर्म, इन सभी चीज़ों के विषय में हम जान सकते हैं। लोग रहते कहाँ थे, तो हम लोगों ने देखा कि प्राचीन काल के लोग नर्मदा बेसिन में रहा करते थे। कीरत की पहाड़ियाँ, सुलेमान की पहाड़ियाँ, किरथर की पहाड़ियाँ, सुलेमान की पहाड़ियाँ, इन क्षेत्रों में विंध्य के उत्तरी हिस्सों में लोग रहते थे। यहाँ के लोगों ने कृषि भी शुरुआत की थी। कीरत और सुलेमान के क्षेत्र में रहने वाले लोगों ने, आज के पाकिस्तान और बलूचिस्तान के क्षेत्र में रहने वाले लोगों, भारतीय लोगों ने सबसे पहले कृषि की शुरुआत की थी। यह क्षेत्र मेहरगढ़ का क्षेत्र था। यहाँ के लोगों ने गेहूं और जौ का उत्पादन किया था। इन सारी प्रश्नों को हम लोगों ने अभी तक पढ़ा था। अब अगला टॉपिक जो है ये है अतीत के बारे में हम कैसे जानें, यानी कि हमारे अतीत के जानने के लिए हमारे पास स्रोत क्या क्या हैं, किन किन माध्यमों से हम अपने अतीत को जान सकते हैं। तो अतीत के बारे में कैसे जानें, अतीत की जानकारी हम कई तरह के से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना, पढ़ना। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती हैं। जैसे अतीत के विषय में हमें जानने के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण साधन है, जो अतीत में जो पुस्तकें लिखी गई, उन पुस्तकों के माध्यम में से हम अपने अतीत के विषय में जान सकते हैं। अब पांडुलिपि, जो पुस्तकें हस्तलिखित हैं, इन्हें हम पांडुलिपि कहते हैं। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है मैन्यूस्क्रिप्टस शब्द। यह पांडुलिपि का अंग्रेजी शब्द है। यह लैटिन शब्द है मैन्यू, जिसका अर्थ है हाथ से लिखना, और पांडुलिपि का अर्थ है ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भोज नामक पेड़ के छालों पर लिखना। तो प्राचीन काल की जो पांडुलिपियां प्राप्त होती हैं, यानी जो हस्त लिखित हैं, ये या तो ताड़पत्रों पर लिखी जाती थी या भोजपत्रों पर लिखी जाती थी। भोजपत्र और ताम्रपत्र पर लिखे गए लेख को हम पांडुलिपि कहते हैं। तो क्लियर हो गया, जो हम अतीत के विषय में पांडुलिपियों के माध्यम से जान सकते हैं, साहित्य यानी पुस्तकों के माध्यम से जो हस्तलिखित है। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गई। फिर भी ऐसे कई पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध हैं। प्रायः ये पांडुलिपियां मंदिरों, बिहारों, यानी ये नदियां, जो पांडुलिपि है यह हिंदू मंदिरों में, बिहार यानी बौद्ध मठों में, मंदिरों में प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं और व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों में चर्चा मिलती है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं, जिनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में हैं। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। अब देखें कि ये लिखित साहित्यों के द्वारा, पुस्तकों के द्वारा हम प्राचीन काल के विषय में जान सकते हैं। जैसे कई सारे साहित्य हैं संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। पांडुलिपियां लिखी गई है। पांडुलिपि उसे कहते हैं जो ताम्रपत्रों या भोजपत्रों पर हाथ से लिखी गई है, उसे पांडुलिपि कहते हैं। और इन पुस्तकों के माध्यम से उस समय के व्यापार, व्यवहार, राजनीतिक जीवन, सांस्कृतिक जीवन, प्रशासन, औषधि, विज्ञान, तकनीक, इन सभी चीज़ों के विषय में हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद
ये इसे हम साहित्यिक स्रोत कहते हैं। इसके बाद हम जो है अतीत के बारे में जो जानते हैं वह अभिलेखों के द्वारा जानते हैं। हम अभिलेखों का अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। कभी कभी इसका कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें या उनका पालन कर सकें। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिन्हें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। उदाहरण के लिए प्रायः शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा करते थे। क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे? ऐसा करवाने में क्या कठिनाइयां आती होंगी? तो कठोर पर शासक इसीलिए लिखवाते थे ताकि यह लेख लंबे दिनों तक सुरक्षित रहे। अब क्या क्या दिक्कतें आती होंगी आप स्वयं सोचें और इसके कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि क्या क्या दिक्कतें आती होंगी ये लेख लिखवाने में। इसके अतिरिक्त अन्य कोई वस्तु अतीत में बनी हो, प्रयोग में लाई गई हो। अब देखें, ये आपने देखा कि साहित्यिक जो पुस्तकें थी, पांडुलिपियां थी, इनके माध्यम से हम जानते थे, अतीत के विषय में जान सकते हैं। अभिलेखों के माध्यम से हम अतीत के विषय में जान सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो है कुछ वस्तुएं, उनके प्रयोग में लाई गई वस्तुएं तो का अध्ययन कर हम अतीत के विषय में जान सकते हैं। वस्तुएं या जो भी टूल्स हैं, औजार हैं, वस्तु उनके द्वारा प्रयोग किए गए सामान हैं, भवन हैं, इनके माध्यम से जो इतिहास हम जानते हैं इसे पुरातात्विक इतिहास कहते हैं। और इस स्रोत को हम पुरातात्विक स्रोत कहते हैं और इसका पता जो लगाता है उसे पुरातत्वविद कहते हैं। पुरातत्वविद अलग अलग इमारतों की खोज करते हैं, मूर्तियों से, उस समय की मूर्तिकला, वास्तुकला, भवनों से वास्तुकला, औजार, हथियार, प्रयोग में लाए गए बर्तनों से उस समय के जीवन का इतिहास हमें बताती हैं। ये जैसे देखा आपने कि ये पोट्री है, ये बर्तन है, कलश है, इसके माध्यम से हम उस काल की आर्ट, कल्चर, ये निर्माण के तरीके और इनके उपयोग आदि के विषय में अनुमान लगाते हैं। ये जो इस तरह से जिस इतिहास को हम तैयार करते हैं, इतिहास की इस तकनीक को पुरातात्विक तकनीक कहते हैं और इस तरह के इतिहासकार को पुरातत्वविद कहते हैं। पुरातत्वविदों द्वारा इन वस्तुओं के माध्यम से इतिहास का निर्माण किया जाता है। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं। उन्हें यह जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। क्या पुरातत्वविदों का बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे? अब प्रश्न है कि बहुत सारी चीज़ों के माध्यम से हम अतीत के माध्यम से जानते हैं, जैसे पांडुलिपियाँ, अभिलेख, पुरातात्विक सामग्रियाँ, इन्हीं माध्यम से हम अतीत के इतिहास जो है लिखते हैं, अतीत के विषय में जानते हैं। पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। यानी जो भी पांडुलिपि, अभिलेख और पुरातत्व से जो ज्ञान प्राप्त होता है इसको हम इतिहासकार इसे स्रोत कहते हैं। तो जैसे ये इतिहास के स्रोत हैं, इतिहास लिखने के स्रोत हैं पांडुलिपि, अभिलेख, पुरातात्विक ज्ञान। इसके बाद उन्होंने कहा जो अतीत का अध्ययन करते हैं स्रोतों के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। क्लियर हो गया कि पांडुलिपि, अभिलेख, पुरातत्विक साक्ष्य जानकारी के आधार पर इतिहासकार जो है धीरे धीरे उस काल की सभी घटनाओं को पता लगाने का कार्य करते हैं।
ये तो आपने समझ लिया। अतीत एक या अनेक। अब प्रश्न है कि अतीत एक है या बहुत सारे अतीत हैं। अब समझें, क्या तुम इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है? यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। जैसा कि हम आज भी देखते हैं कि उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप में अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। ठीक है, आपने देखा कि कई सारे उत्पादक हैं और कई सारे इन्हीं उत्पादकों पर जो है आश्रित लोग हैं। यह प्राचीन काल से यह व्यवस्था चली आ रही है। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है। उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के विषय में काफी कुछ जानते हैं। जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी प्रायः अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है। हालांकि अभी भी उनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। जैसे कि प्राचीन काल के अतीत के विषय में जो हम जानते हैं, तो शासकों के विषय में, उनके विजयों के विषय में, उनकी व्यापारिक स्थिति के विषय में, उनके व्यक्तित्व के विषय में हम आसानी से जान पाते हैं। प्रशासन व्यवस्था के विषय में आसानी से जान पाते हैं, क्योंकि शासक अपने विजयों, अपने खजाने, अपने द्वारा लगाए गए भूराजस्व टैक्स, इन सब का लेखा जोखा रखते थे। इन्हीं के माध्यम से हम उस समय की सारी व्यवस्था जान लेते थे। लेकिन एक वर्ग ऐसा भी था, जैसे किसान थे, आदिवासी थे या मछुआरे थे, खाद्य संग्राहक लोग थे, पशुपालक लोग थे। इन लोगों का जो जीवन था ये उनके जीवन से भिन्न था। लेकिन ये सभी अपने जीवन के लेखा जोखा अक्सर नहीं रखा करते थे, जिससे हम इनके जीवन के विषय में बहुत कम जान पाते हैं। क्योंकि इनके जीवन के विषय में हम इन पर अन्य साहित्यिक स्रोतों के माध्यम से या इनके द्वारा प्रयुक्त की गई वस्तुओं के माध्यम से बहुत हद तक पता लगाने का प्रयास करते हैं, लेकिन अभी तक भी पूरी तरह से नहीं जान पाते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे तिथियों का मतलब क्या है। अब है कि इतिहास, बहुत लोग कहते हैं इतिहास तिथियों का